Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 19th August, so let's get started. First news is with respect to Supreme Court intervention in the rape and murder case of the doctor at कोलकाता। ठीक, उसके रिस्पेक्ट में ये न्यूज है। हमारे लिए काम का है कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी ऑफ द हेल्थ वर्कर्स। ये आर्टिकल कल के न्यूज़पेपर में आया था, बट कल हमने डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ज्यादा कुछ काम का नहीं था न्यूज़पेपर में। ठीक, फर्स्ट इज देयर इज लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स। नो सी, आपने अरुणा शाबक का केस सुना होगा। शी वॉज अ नर्स, ओके, उनके साथ भी असॉल्ट हुआ था, काफी साल कोमा में भी रही वो। तो ऐसे ये कोई आज का मैटर नहीं है। डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स दे हैव लॉन्ग फेस द वायलेंस। कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है तो फैमिली डॉक्टर को असॉल्ट करना शुरू कर देती है कि जैसे कोई आपकी लापरवाही से हुआ, राइट, या आपके गलत मेडिकेशन से हुआ। तो इस तरह की चीजें होती हैं और ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफी डेकेड से चल रहा है। जैसे 1973 का फेमस केस था ऑफ वन नर्स कॉल्ड एज अरुणा शाबक। ओके, और इवन आज भी अगर हम कई हॉस्पिटल्स में देखेंगे, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पर प्रॉपर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होती। स्पेशली जब एक फीमेल डॉक्टर्स को नाइट ड्यूटी वगैरह करनी होती है, कोई प्रॉपर सीसीटीवी सिस्टम नहीं होता, इनसफिशिएंट सेफ्टी मेजर्स हैं, गार्ड्स नहीं है उतने अच्छे, लाइक सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता है। जो पाथवे है, जैसे कि आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग से वापस अपने हॉस्टल तक जाना है, वो पाथवे भी उतना ज्यादा सिक्योर नहीं होता है। कई बार हॉस्पिटल और कॉलेजेस के कैंपस में भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सो फर्स्ट इज देयर इज क्लियर लैक ऑफ सेफ्टी मेजर। सेकंड इज कई बार ये बन जाता है सेंटर वर्सेस स्टेट इशू, जैसे कि इस बार भी कोलकाता का केस बना हुआ है, जहां पे खुद सिटिंग सीएम ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जल्दी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, जबकि उन्हें भी पता है कि हेल्थ एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं। ठीक, उसके बाद भी एक दूसरे पर ब्लेम और एक दूसरे के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी वाले प्रोटेस्ट में बैठे हैं ममता बनर्जी के अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट में बैठी है सेंटर के अगेंस्ट कि सीबीआई इसकी जांच तेजी से करे। ओके, तो सेंटर वर्सेस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इशू आ जाता है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता एग्जैक्टली जब यहाँ पर चीजें हो जाती है, जबकि हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटी इनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर एविडेंस को मिटाने के लिए ऑलमोस्ट 4 to 7,000 मॉब एंटर किया था अभी जो कोलकाता का केस है उसमें, और उन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल में तोड़ा फोड़ी की थी, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए थे। और इतना बड़े लेवल पर लोगों को ऑर्गेनाइज करना, इतने मासेस को अंदर भेजना, ये कोई छोटा नहीं है। अब वो क्या निकल के आता है उस केस में, वो तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। बट जिस तरीके से वहां पे मॉब वायलेंस हुआ हॉस्पिटल्स में, वो फिर समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली है क्या, आखिर ऐसे कौन से बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो इतनी पॉपुलेशन को मोबिलाइज कर सकते हैं, 4 से 7 हजार लोगों को भेज सकते हैं हॉस्पिटल में टू डैमेज द एविडेंस। Alright, next is demand for a central protection law. Now, though the health and law and order is a state subject, but काफी टाइम से डॉक्टर्स की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि आप एक सेंट्रल लॉ बनाइए, क्योंकि सेंटर की तरफ से कोई लॉ नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं किए जा रहे हैं, और हर स्टेट अपने खुद के इंडिविजुअल लेवल पर स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहा है, बट वो सफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह के केसेस डॉक्टर्स के अगेंस्ट आते रहते हैं, हॉस्पिटल्स में उनके साथ असॉल्ट होना, कई बार ये सब चीजें होती रहती है। ओके, तो यहाँ पर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी यही कहा है कि हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ चाहिए डॉक्टर्स के लिए, जैसे कि आप एक स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन करके रखते हो, स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब मेजर किए जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे आप जाते हो वहां पर। ठीक है, तो उसी तरीके से इनको हॉस्पिटल्स में भी इस तरह की चीजें चाहिए। मैंडेटरी सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर डिप्लॉय किए जाएं, सीसीटीवी कैमरास मैंडेटरी लगाए जाएं, सेफ रेस्टिंग प्लेसेस हो डॉक्टर्स के लिए जिनको लॉन्ग शिफ्ट काम करना पड़ता है, स्पेशली नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो ना, पीजी, तो फिर आपको कंपलसरीली 1 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्विस करनी पड़ती है। ओके, और नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है उसमें। एंड सेकंड थिंग इज कि ये जो सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ होगा, ये इंश्योर करे कि अगर कोई भी गलत चीज हो जाती है तो इट शुड इंश्योर इट टाइमली एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। और कोलकाता में, सॉरी, बंगाल में ओवरऑल ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ टाइम पहले और एक केस हुआ था जहां पे पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई थी एक मॉब के थ्रू आकर, क्योंकि वहां पे कोई 84 या 85 ईयर के आदमी था जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो मर गया था ट्रीटमेंट के दौरान। तो फैमिली वाले इतने ज्यादा हाइपर हो गए थे कि उन्होंने बाहर से काफी सारे भीड़ को बुलाकर डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में अच्छी खासी तोड़फोड़ की थी। ठीक है, तो ये सिर्फ ये यहाँ पर रेप केस नहीं है, ओवरऑल भी छोटे छोटे कई बार
सर्जरी में किसी की डेथ हो गई, ट्रीटमेंट गलत हो गया, तो उसमें भी डॉक्टर्स को असॉल्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। तो उनकी ये जो डिमांड है फॉर सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ, ये गलत नहीं है, वो जरूरी भी है। गवर्नमेंट ने इस केस में रिस्पॉन्स क्या किया एग्जैक्टली? देखिए, फर्स्ट थिंग इज, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने एक ऑर्डर जारी किया है कि अगर कोई भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में, तो वहां का जो हेड होगा उसको मैंडेटरीली एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए विद इन 6 आवर्स। ठीक है, ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस केस में हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इट सेड कि यस देयर शुड बी सेफ्टी पॉलिसीज एंड जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको आप प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करें, उनको हाइड करने की कोशिश ना करें। जैसा कि इस केस में यहाँ पे हुआ, पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उसके बाद पेरेंट्स मिलने भी आए, उसके बाद भी आपने करीब 3 घंटे तक उन्हें मिलने नहीं दिया पेरेंट्स से। तो ये इस तरह के लैप्सेस ना हो, उसके लिए ये कुछ छोटे मोटे मेजर्स इन लोगों ने दिए। चलिए, तो इस आर्टिकल से आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक को हम और अच्छे से डिटेल में करेंगे, डॉक्टर्स की सेफ्टी, हेल्थ केयर वर्कर्स की, ये सब। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ सिर्फ वो 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कल के एडिटोरियल में आया था। ठीक है, अभी हमने उसको अपने आप को वहीं तक लिमिट रखा है। मलेशियन पीएम अराइविंग टुडे। अब मलेशिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए आपको कोई मेंस में अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रॉपर नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको अगर पूछा जाएगा तो ओवरऑल आसियान ग्रुप के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा पूरा। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? अनवर इब्राहिम। इनके साथ सिर्फ एक केस बना था हमारा, एक प्रीचर हुआ करते थे, इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक। हमने बात की थी कि आप उनको एक्सट्रेडिट कीजिए वहां से और इंडिया भेजिए, क्योंकि हमें लगता है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने हेट स्पीच वगैरह दिए, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं इन पर। बट मलेशिया ने कहा कि नहीं, और इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल, उसने भी रेड क्रॉस नोटिस जारी करने से मना कर दिया था अगेंस्ट जाकिर नायक। उनका कहना था कि इनफ एविडेंस नहीं दे पाया इंडिया इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो मलेशिया के साथ हमारा एक ही थोड़ा सा फ्रिक्शन पॉइंट बनता है अबाउट दिस मैन जाकिर नायक। मल्टी सेक्टोरल कॉपरेशन एजेंडा टू एनहांस ट्रेड स्ट्रेटेजिक टाइज पीपल टू पीपल, फालतू के बोल बच्चन है। ठीक है, इशू बस ये है, कंट्रोवर्शियल इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक हु इज वांटेड बाय इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज on alleged charges of hate speech and money laundering. Indian agencies had also failed to persuade Interpol to issue a red corner notice। ये जितने भी इसके कॉर्नर नोटिस हो चुके हैं, ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं पहले। ठीक है, रेड कॉर्नर क्या होता है एंड ऑल अदर 7 तरह के जो दिए जाते हैं। द इंटरपोल एडजुडिकेटिंग बॉडी, इनका ये कहना था कि सफिशिएंट एविडेंस हमें नहीं दिए गए हैं अगेंस्ट द मिस्टर नायक, इसलिए हम इनके अगेंस्ट रेड क्रॉस नोटिस इशू नहीं कर सकते। कि अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया कीजिए। जो भी पुरानी चीज, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पुराने टॉपिक्स आपने नहीं करे हैं साथ में, तो आप एटलीस्ट मेंशन कर दिया कीजिए, तो हम उसको आगे जिस लेक्चर में भी हो पाएगा हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये यहाँ पे आपको नोट्स दे दिए गए हैं इसके लिए प्रॉपर, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सब आप यहाँ से सेल्फ रीड कर लेंगे। फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नो, सो दिस इज सच ए शेमलेस थिंग। एक तरफ लैंडस्लाइड में लोगों का सब कुछ उजड़ गया, ठीक है, उसके बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी गई, ठीक है, फाइनेंशियल एड दिया गया, और बैंक ने क्या किया तुरंत कि वो जो फाइनेंशियल एड आया है उसी में से उसने लोन की ईएमआई काट ली। क्योंकि जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किए थे कि अभी बैंक इस तरह की कोई चीज नहीं करेगा। सेम चीज कोविड में भी हुई थी। कोविड में कहने के लिए तो कह दिया गया था कि अभी आप लोग को अपनी जो इंस्टॉलमेंट है लोन की वो पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है वो अभी मत कीजिए। लेकिन बैंक ने क्या किया था, उन्होंने उसके बाद उस इंटरेस्ट पर जो उन्होंने उस टाइम कुछ सपोज 6 मंथ के लिए नहीं लिया था, तो इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा के लिया आगे चल के, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था उन्होंने आपसे। राइट, तो बैंक्स इस तरह की चीजें करते हैं कॉमन मैन के साथ। और जबकि हाँ, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए और मोर देन 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया कॉर्पोरेट हाउसेस का। जी, नो, जस्ट इमेजिन दी सीन हियर कि आपका सब कुछ उजड़ चुका है और बैंक अकाउंट में आपके पास पैसे आते हैं, सरकार की तरफ से मदद दी जाती है, और बैंक आपकी ईएमआई काट लेता है उस पैसे से। राइट, सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन मैन एंड दोज सिटिंग इन पावर। इसलिए जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एक्सेस है ये अल्टीमेटली आम आदमी को ही हार्म करता है। बट वही आम आदमी जब इस गोदी मीडिया की वजह से ब्लाइंड बन जाता है और उसको लगता है कि जो भी करेगी सरकार अच्छा करेगी, तो फिर वो अपने आप से क्वेश्चन करना ही बंद कर देता है। केरल ग्रामीण बैंक डिसीजन टू डिडक्ट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन फ्रॉम एन अकाउंट ऑफ Churalmal, a landslide survivor, has triggered a controversy.
ये सब फालतू की न्यूज़ है, बस आज काम की 2 ही न्यूज़ है हमारे पास। यहाँ श्रीलंका के साथ हमने एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है मित्र शक्ति, ठीक है? बायलैटरल एक्सरसाइज है दोनों के बीच में बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है, और ये सब एक्सरसाइज उसी के लिए की जाती है हमेशा, कि हमारी सिनर्जी बन जाए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की टैक्टिक्स हम जान सकें, और कि कभी कल कल को अगर मिलकर हमें कोई काउंटर टेररिज्म या इंसर्जेंसी ऑपरेशन करना पड़ा तो हम उसको बेटर कर सकें, राइट? लेटरल रिक्रूटमेंट, यहाँ पे राहुल गांधी का कहना है कि लेटरल रिक्रूटमेंट फर्स्ट थिंग इज कि इसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है? अगर 50 अभी 45 के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है तो ये 45 सीट्स पूरी ओपन में भरी जाती है। अगर एबिलिटी है तो वो फिर आप ठीक है ले सकते हो, बाकी अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है इसमें, ठीक। तो इनका कहना है कि टेक अवे द कोटा ऑफ शेड्यूल कम्युनिटीज एंड ओबीसीज, बट ठीक है, बट सच्चाई ये है कि ये लेटरल एंट्री की बात कोई मोदी सरकार आने के बाद शुरू नहीं हुई है, ये पहले से शुरू हुई है जब खुद कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है? और यूपीए गवर्नमेंट खुद इसको बहुत सपोर्ट करती थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसको अभी, वो लोग खुद इसको बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ इसकी हमें जरूरत है। तो लेटरल एंट्री टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। नो, पहले इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स जान लीजिए। लेटरल एंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिक्रूट किए जाते हैं, बट वो सब जर्नलिस्ट बन जाते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज में, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट? उसमें जरूरत पड़ती है हमें। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमें जरूरत पड़ती है इनकी। सिमिलरली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, इनमें अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए हमें सेक्टर स्पेसिफिक लोगों की जरूरत पड़ती है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री एंड सो ऑन, राइट? तो स्पेशलिस्ट ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक जो आईएएस जो कि जनरलिस्ट होता है वो फील्ड लेवल पे काम करके आता है, वो डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग के थ्रू होते हुए आता है, फील्ड लेवल का नॉलेज रखता है नो डाउट, बट उतनी स्पेशलिटी नहीं रखता, डोमेन एक्सपर्टीज नहीं रखता, ठीक है? हेल्थ हेल्थ सेक्टर में इन सब में डोमेन एक्सपर्टीज नहीं होती है, ठीक? लेकिन फिर इसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या कहा यहाँ पर कि एटलीस्ट मिडिल लेवल एंड सीनियर मोस्ट लेवल, ठीक है? जैसे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इस लेवल पर हम लोग डायरेक्टली लोगों को भर्ती करेंगे इन पोस्ट के लिए, ठीक है? सिर्फ करियर से प्रोग्रेस होकर ही नहीं जाएगा, लेकिन ये जो जॉब होगी वो परमानेंट नेचर की नहीं होगी। दिस विल बी मोर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, लाइक आप आइए 3 साल के लिए काम कीजिए और फिर चले जाइए। सरकार चाहे तो इसमें एक्सटेंशन दे सकती है, ठीक है? वो सरकार की मर्जी पर है। ओके, अब यहाँ पर इन लोगों ने जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी जो वगैरह पोस्ट है उनके लिए रखी थी 45 ईयर्स ऑफ एज, जबकि डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट होंगी उनके लिए रखी गई है 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है? दिस वाज द क्वालिफिकेशन। नाउ अब ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है कोई। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी जब हमारी बनी थी, जो आपकी लक्ष्मीकांत के एंड में दी हुई है, हेडेड बाय वेंकट चिलैया कमीशन, ओके, 2002 में, उसने फर्स्ट टाइम बात की थी कि यस देयर इज नीड टू स्पेशलाइज, ओके, स्पेशलाइज, बट उसने कहा था सम ऑफ द जर्नलिस्ट पोस्ट, सम नॉट ऑल, ठीक है? इस पे वर्ड पे एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं मैं सम पे, क्योंकि देखिए ये ऐसी मिनिस्ट्रीज है जिनमें आपको शायद एक्सपर्ट की जरूरत पड़े, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, हेल्थ, ठीक है? लेकिन अगर आप इस तरीके से लेटरल एंट्री के थ्रू आप होम मिनिस्ट्री में लोगों को लाने लगे या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में लोगों को लाने लगे तो ये फिर नेशनल सिक्योरिटी के एक थ्रेट बन सकता है, राइट? इसलिए इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि सम ऑफ द जर्नलिस्ट पोस्ट हमें स्पेशलाइज करनी चाहिए, सारी नहीं करनी है। इसके अलावा सेकंड एआरसी कमीशन, इसने भी जब अपनी 2005 में ये सेटअप हुई थी तब इसने भी यही कहा था कि यस हमें लेटरल एंट्री को अलाउ करना चाहिए, बट इसने कहा था कि जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना और इंस्टीट्यूशनलाइज होना जरूरी है। वो चीज ना हो कि मिनिस्टर्स और जो बड़ी पोस्ट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो लोग बस अपनी ही फैमिली के लोगों को या इस तरह के लोगों को लगा सकें। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो इसने ट्रांसपेरेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस पर काफी एम्फेसिस किया था सेकंड एआरसी कमीशन ने। सिमिलरली खुद नीति आयोग भी एक 3 ईयर का रोड मैप लेकर आया था, उसमें उसने भी यही कहा था कि यस हम भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं दैट इट शुड बी अलाउड। इसके अलावा सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, एसजीओएस, इसने भी अपनी 2017 की रिपोर्ट में कहा था कि यस एंट्री, लेटरल एंट्री शुड बी अलाउड इन दी सर्विसेज। ये चारों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमेशा आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए कि
किस किसने इसको सपोर्ट किया है, ऐसे नहीं कि बस गवर्नमेंट ने कर दिया। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं जो आपको समझाई है। नेक्स्ट इज कि अब देख लेते हैं कि नीड क्या थी हमें इसकी, क्यों हमें ये लाना पड़ा। फर्स्ट इज कि हमें लोग ऐसे चाहिए जो डोमेन नॉलेज रखते हो, अपने एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के, राइट। क्योंकि हुआ क्या है कि पोस्ट 1991 जब से हमने ये एलपीजी रिफॉर्म्स किए, उसके बाद गवर्नमेंट का जो रोल रह गया वो जस्ट एज अ फैसिलिटेटर रह गया है, लेस एज अ रेगुलेटर एंड मोर एज अ फैसिलिटेटर। यानी कि सिर्फ हम डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, हम उनको कोई हद से ज्यादा रेगुलेट नहीं कर रहे, राइट। तो इसकी इसलिए ब्यूरोक्रेसी का उतना ज्यादा रोल रह भी नहीं गया। वो एक कमांड इकोनॉमी में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा रोल रह जाता है कि हमें सारी 5 ईयर प्लान तैयार करने, फंड्स एलोकेट करने एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन जितना जितना ज्यादा हम प्राइवेटाइज की तरफ गए तो हमें डोमेन एक्सपर्ट लाना ज्यादा सुटेबल दिखता है। एट द सेम टाइम एनजीओ, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। जैसे हम लोग चाइल्ड एंड वुमेन मिनिस्ट्री की बात करें, आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, राइट। ये हमारे मध्य प्रदेश की विदिशा से आते हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और ये क्या कर रहे थे, ये बचपन बचाओ आंदोलन चलता है इनका, जिसमें ये बच्चों को जो बॉन्डेड लेबर या चाइल्ड लेबर में काम कर रहे हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। और यही सब काम तो मिनिस्ट्री भी करती है, लेकिन फिर भी हमने देखा है बिहार, झारखंड, इस तरफ ब्रिक हिल में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि आप आइए, पॉलिसी मेकिंग में आइए, ठीक है। और अल्टीमेटली जब आप एनजीओ को मौका देते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को मौका देते हो, तो आप अपनी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसी को और स्ट्रेंथन कर रहे हो, राइट। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी एक स्ट्रेंथ मिलती है, राइट। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। ना 2016 में एक कमिटी बैठी थी, बासवान कमिटी। उसने ये कहा था कि काफी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, स्पेशली स्टेट लेवल पर, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनमें ओवर 70 to 100 आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि फिर स्टेट अपने ऑफिसर्स जो हैं उनको डेप्यूटेशन पे सेंटर को नहीं देते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम डेप्यूटेशन पे सेंटर पे नहीं भेजना चाहते, हमारे पास खुद बहुत कम है। तो एटलीस्ट इस शॉर्टेज को ओवरकम करने में मदद मिलेगी अगर हम लेटरल एंट्री के थ्रू टैलेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में लेकर आते हैं। इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यस, सम टाइम डोमेन एक्सपर्ट का नॉलेज रखते हैं वो अपनी जगह। दूसरा, ये प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, प्राइवेट सेक्टर हमेशा एक ही चीज पे चलता है, दैट इज एफिशिएंसी। आप कितने ज्यादा एफिशिएंट है वही मैटर करता है वहां पर। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को लेकर आ रहे हैं, दैट इज द गोल। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है मॉन्टेक्सी का असिंग आलूवालिया, ठीक है। वो ब्यूरोक्रेट नहीं थे, लेकिन स्टिल ही वाज द इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन भी रहे ये, राइट। उसी तरीके सी रंगाराजन आरबीआई के गवर्नर भी रहे ये, ठीक है। ये भी ब्यूरोक्रेट नहीं थे। तो ये सब लोग पढ़ के आए। अभी इससे पहले भी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे मिस्टर सुब्रमण्यम, ठीक है, उसके पहले आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन, ऑल दीज वर नॉट ब्यूरोक्रेट्स। ये सब एक्सपर्ट डोमेन से ही आए थे। तो लेटरल एंट्री को सबसे ज्यादा अगर कहीं हमने यूज करा है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में और आरबीआई में। सेकंड इज ओवरकमिंग रिक्रूटमेंट फ्लॉज। अब इवन यूपीएससी भी, चाहे आप उसका सिलेबस देख लीजिए, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई नियर परफेक्ट वे है। कई बार प्रीलिम्स में स्पेशली जब हद से ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि 2023 में हुआ, कई टैलेंटेड बच्चे बाहर हो जाते हैं, कई बार दूसरे थोड़ा सा लक बेस के सहारे पहुंच जाते हैं। लास्ट ईयर की बैच की जो क्वालिटी है, वो इवन कोचिंग के सबसे बड़े टीचर्स भी जो 20-25 साल से ट्रेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो भी ये कहते हैं कि इन बच्चों के आंसर राइटिंग में स्किल्स नहीं है जो और दूसरे ईयर्स के बैचेस में हमने देखी है। क्योंकि लास्ट ईयर तो प्रीलिम्स वाज अ डिजास्टर फॉर वेरियस स्टूडेंट्स। इतना अगर आप फैक्चुअल बेस कर रहे हो तो फिर वो लक बेस्ड भी हो जाता है काफी हद तक, उसमें नॉलेज एप्लीकेशन जैसा कुछ रह नहीं जाता फिर, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट में भी जो फ्लॉज हैं उसको भी ओवरकम करना जरूरी हो जाता है। दूसरा इसमें एक फ्लॉ ये आता है कि यहाँ पर हो सकता है कि यंग एज में कोई इंसान अपनी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में बहुत खुश है, ठीक है, तो वो नहीं आना चाहता कि मैं 1 साल 2 साल एक अपने आप को कमरे में बंद करके एक एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता इन माई यूथ एज, ठीक है। तो इस बार वो नहीं कर रहा है, बट लेटरल एंट्री लेटर एट सम स्टेज ऑफ लाइफ उसको ये मौका देती है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप आइए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट कीजिए। तो हो सकता है कि मैंने यंग एज में मुझे इंटरेस्ट नहीं था इसमें, लेकिन मैं चाहता था जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ कि यार सरकार टेलीकॉम सेक्टर में इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए, वैसी बनानी चाहिए। तो एटलीस्ट मुझे फिर एक मौका मिलता है कि ओके, आप लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कीजिए। सिमिलरली
सिमिलरली कई बार क्या होता है कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो बच्चे को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, या उस टाइम उसमें वो टैलेंट नहीं होता सपोज, लेकिन एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ वो नॉलेज एक्वायर करता है, वो अपने आप में वो टैलेंट डेवलप करता है और उसको फिर लगता है कि मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट बनना है। तो इस रिक्रूटमेंट फ्लॉज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। प्रमोटिंग कंपटीशन, एक तरफ से ये जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं विद ऑल द टैलेंट एज वेल एज एफिशिएंसी, राइट, और दूसरी तरफ वो जो अपनी यूथ एज में ज्वाइन किया था जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी, तो ये इतने ज्यादा लूज ना पड़ जाएं, इसलिए ये कंपटीशन भी करेगा कि मुझे भी सेक्रेटरी लेवल पर ही पहुंचना है और ये आदमी भी सेक्रेटरी लेवल के लिए ही अप्लाई कर रहा है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट जो ऑलरेडी सर्विस में, इनके पास भी एक इंसेंटिव रहेगा कि मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एक हेल्दी कंपटीशन हो सकता है। नेक्स्ट इज स्पीड अप द रिफॉर्म। तो हम लोग जो भी रिफॉर्म की बात करते हैं सिविल सर्विसेज में, कैसे हम इनको एक्सपर्ट डोमेन बना सकते हैं एंड ऑल दोस थिंग, उसको थोड़ा स्पीड करने का मौका मिलेगा। अब हमने एक सेमिनार अटेंड किया था, वहां पर एक ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था कि हम लोग क्या करें कि डोमेन एक्सपर्ट इन्हीं को बनाएं जो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। अब वो कैसे किया जा सकता है? नाउ लेट्स टेक टू एग्जांपल ऑफ डॉक्टर शेना अग्रवाल। ठीक है, ये एम्स से आती थी, एंड कनिष्क कटारिया, ठीक है, ये आईआईटी से आते थे। ठीक, और ये जॉब कर चुके थे प्राइवेट सेक्टर में कई साल, आई थिंक जापान या साउथ कोरिया में। ठीक है, डॉक्टर शेना अग्रवाल एम्स से। तो आपने इन सबको आईएएस का तमगा दे दिया, ठीक है, बैच बना दीजिए, पोजीशन दे दी, मिल गई, सब मिल गया, स्टेटस मिल गया। द थिंग इज कि अब इसके बाद आप इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग देकर जर्नलिस्ट मत बनाइए। अलाउ देम टू वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक, आप अपनी टेक्निकल फील्ड में वर्क कीजिए, आप अपनी हेल्थ सेक्टर की फील्ड में वर्क कीजिए, बिकम दी एक्सपर्ट। ठीक है, इवन गवर्नमेंट कैन फाइनेंस देयर फर्दर एजुकेशन। ठीक है, अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और आगे जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। वो वर्ल्ड की किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं नॉलेज सीखने के लिए, तो गवर्नमेंट वो स्पॉन्सर कर सकती है। बड़ी यूनिवर्सिटी में फर्दर एजुकेशन ले जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट वो भी कर सकती है, ताकि ये लोग डोमेन एक्सपर्ट बने और फिर सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल पर इनको अपॉइंटमेंट दी जाए आफ्टर 15-20 ईयर्स ऑफ देयर करियर। राइट, तो आईएएस आपके यही बच्चे रहेंगे, एट द सेम टाइम ये डोमेन एक्सपर्ट भी बन जाएंगे अपनी फील्ड के। राइट, तो ये लेटरल एंट्री में काफी सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये नीड वाला टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दूसरा, इसके क्रिटिसिज्म्स क्या है वो भी जानना जरूरी है। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एम्बिग्यूटी है। ये एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। पहली बात तो कि आप किस हिसाब से डिटरमिन करते हो कि कितनी वैकेंसीज हैं आपकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में। सेकंड, कि आप किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कैंडिडेट्स को, राइट। एंड थर्ड थर्ड इशू इज आप किस बेसिस पर इवेल्युएशन कर रहे हो। ये कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा है, तो आपने किस बेसिस पे इवेल्युएशन किया कि किसका रिज्यूम ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कई लोग आए ऐसे कि वो सेम लेवल का एक्सपीरियंस रखते हो प्राइवेट सेक्टर में। सॉरी। ऑलराइट, तो यहाँ पे उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जबकि हमने ऊपर देखा सेकंड एआरसी ने एम्फेसाइज किया था काफी ज्यादा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस होना चाहिए, बट अभी तक ऐसा कोई डेवलप किया नहीं गवर्नमेंट ने। डिस्करेज सर्विस इन सर्विस ऑफिशियल। अब यहाँ पे जो सर्विंग आईएएस वगैरह हैं ऑलरेडी, ठीक है, इनके लिए एक ये इनको कंपटीशन में मोटिवेट करेगा, वो अपनी जगह है। बट एट द सेम टाइम जब आप बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हो, जैसे अभी 45 वैकेंसीज ली गई, कितने सेक्रेटरीज हैं? 83 तो हैं सिर्फ सेंटर लेवल पे। उसमें अगर आप 45 को लेटरल से ला रहे हो तो फिर इनको डिस्करेज फील होता है। और डिस्करेजिंग फील इस सेंस में भी होता है कि क्या हम लोग केपेबल नहीं है, यानी कि आप सीधे सीधे उनको एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हो कि आप केपेबल नहीं हो, इसलिए हमें बाहर से लाने पड़ रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। राइट, लेस फील्ड एक्सपीरियंस। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं उन्होंने पॉलिसी मेकिंग या डोमेन एक्सपर्टीज, या आप कह लीजिए मोस्टली दे हैव द सब्जेक्टिव नॉलेज, इन्हें फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम नहीं किया, इन्होंने जिला परिषद लेवल पे काम नहीं किया। दे डोंट नो हाउ टू इंप्लीमेंट ए पर्टिकुलर पॉलिसी। आप बना लोगे मेल न्यूट्रिशन काउंटर करने के लिए, ठीक है, विमेन सेफ्टी के लिए, बट आपने एग्जैक्टली फील्ड लेवल पर क्या इश्यूज आते हैं इसको एग्जीक्यूट करने में, वो एक्सपीरियंस इनको नहीं होता है। जबकि एक इंसान जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग से धीरे धीरे ऊपर आता है सेक्रेटरी लेवल तक, तब तक उसका काफी सारा एक्सपीरियंस होता है कि ग्राउंड लेवल पे आखिर चीजें किस तरीके से प्रॉब्लम आती है इंप्लीमेंट करने में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक चीज है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, यहां से आज तक जितने भी सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, दे ऑल पोस्ट रिटायरमेंट तुरंत ही दे ऑल ज्वाइन द रिलायंस। तो यानी कि एक चीज श्योर है कि पहले रिलायंस इन सेक्रेटरीज को बोलता है कि आप पॉलिसी इस तरीके की बनाइए कि मुझे फायदा हो, उसके बाद आप जैसे रिटायर होंगे आई विल हायर यू ऑन अ पैकेज ऑफ इवन करोड़, और ये चीज होती है। सिमिलरली पहले पॉलिसी ये हुआ करती थी कि कोई भी कंपनी 3 एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं रख सकती। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे अडानी ग्रुप
एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को प्रेशर करता है कि इस पर्टिकुलर आदमी को लेटरल एंट्री के थ्रू आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिठा दीजिए, ठीक है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। नाउ ये सेक्रेटरी वहां पे बन के क्या करेगा, वो इस रूल को सबसे पहले चेंज करेगा। लेट्स चेंज दिस रूल कि अब आप 6 नहीं, आप 3 नहीं, आप जितने चाहे एयरपोर्ट्स एक कंपनी हायर कर सकती है, ठीक है। और यही नतीजा हुआ कि आज अडानी ग्रुप के पास इंडिया के 6 मेजर एयरपोर्ट्स हैं। ये पॉलिसी चेंज की गई 2014 के बाद। मैं आपको सिर्फ रिवर्स केस में बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए कि लेटरल एंट्री के थ्रू अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया होता कि इस पर्टिकुलर ऑफिसर को आप या इन 3-4 लोगों को सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में, तो वो पूरी पॉलिसी फिर किसके हिसाब से करेंगे, वो अडानी ग्रुप को फायदा देने के लिए। और वैसे भी ये लोग 3 ईयर के डेप्यूटेशन पे आए हुए हैं, 3 ईयर बाद वापस जाना है, तो वापस से अडानी ग्रुप से अगर साठगांठ है तो वापस से यहाँ आएंगे, पॉलिसी चेंज करेंगे, अडानी ग्रुप के फेवर में आएंगी चीजें, और फिर वापस रिटायर अपना रेजिग्नेशन देकर अडानी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। अपना चल रहा है 3-5 करोड़ का पैकेज, राइट। सो इस तरह के कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली होंगे। पॉलिसीज बनाई इस तरीके की जाएंगी कि हम जिस सेक्टर से आए, जिस कंपनी से आए, उसको ज्यादा फायदा हो। डिफिकल्टी टू एसिमुलेट, नो इट इज रियली डिफिकल्ट टू एसिमुलेट, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स वहां 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, वो इतनी जल्दी इनके ऑर्डर्स फॉलो करने लगे, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। और ये भी उतनी जल्दी एसिमुलेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में जब थे तो आप जो कह देते थे वो हो जाता था, करना पड़ता था नीचे वालों को, ठीक है, कंपलसरी होता है, वहां एफिशिएंसी मेंटेन करनी पड़ती है। गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहे कैसी पॉलिसी बना लीजिए, कितना भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दीजिए, नीचे वाले लेट लतीफी कर रहे हैं, ढीले ही बरत रहे हैं, तो फिर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इट विल ओनली डेवलप द फर्दर फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज साइडलाइनिंग द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो एसटी एससी ओबीसी को यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है इसमें, तो फिर ऐसे तो अभी जैसे राहुल गांधी ने हाईलाइट किया था बजट के टाइम कि सारी हाई लेवल की पोस्ट पर फिर आपको एक ही कैटेगरी के इंसान मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो ये यहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फिर हमें करना क्या चाहिए। फर्स्ट इज कि बहुत ज्यादा इंडक्शन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फील्ड ऐसी हैं जैसे टेलीकॉम, राइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनमें अलाउ कर लीजिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस तरह की चीजों में अलाउ नहीं होना चाहिए, राइट। सेकेंड कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। बाकी हम लोग यूके और यूएसए में इस तरह की चीजें हैं, तो वहां से हम लोग और ज्यादा लर्न कर सकते हैं कि इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने लेटरल एंट्री के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया। पहले मैंने सोचा था ये मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में कराऊंगा, बट देन आई थॉट कि आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा चीजें नहीं है तो हम यहीं पे कर लेते हैं। दूसरा, कल मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था मेंस 450+ में, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। उसमें एक पॉइंट बार बार आ रहा था, पॉल्यूशन, मराइन लाइफ और एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहीं पे एक और पॉइंट है जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो इंडिया ने इनॉग्रेट किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ए न्यू मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द कोस्ट गार्ड, ठीक है। इसके अलावा 2 कोस्ट गार्ड यूनिट बनाई गई है, एक है रीजनल मैराइन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर, ठीक है। तो ऑयल स्पिल हुआ था चेन्नई में कुछ टाइम पहले, काफी बड़ा सा, तो उसके लिए हमने क्या किया, रीजनल मैराइन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स सेंटर बनाया इसका। दिस न्यू एमआरसीसी विल फैसिलिटेट एनहांस कोऑर्डिनेशन फॉर रेस्क्यू ऑफ मैराइनर्स एंड फिशरमैन इन डिस्ट्रेस एट सी। Okay, this is first of its kind facility for coordinating response against marine pollution in the waters. ठीक है, तो ये सिर्फ वहां पर एक फॉर्डर पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा जो हमने कल लेक्चर डिस्कस किया था। चलिए, लेटरल एंट्री का टॉपिक डन है, आगे चलते हैं। कुवैत, अब कुवैत को लेकर बस एक बार हमने पहले डिस्कस किया था ना, फॉरेनर्स की सेफ्टी इंश्योर करना भी जरूरी है, तो उसी में ये बात याद रखिएगा, 45 इंडियंस डाइड इन डिवास्टेटिंग फायर एट बिल्डिंग इन कुवैत। ये सब फॉर्डर पॉइंट का काम करेगा आपके लिए। FSSAI begins the project on microplastic contamination. नो, माइक्रोप्लास्टिक ऐसी चीज है जो आज हमारी ब्लड स्ट्रीम से लेके मदर के फीड करने वाले मिल्क तक में हर जगह मौजूद है। समंदर में कल भी हमने बात की थी माइक्रोप्लास्टिक की, कि फिश के थ्रू हमारी ही फूड हैबिट्स में आ रहा है। FSSAI has launched a project to assess microplastic contamination in food products and develop methods for its detection. ठीक है, तो हमें ये इस तरह के मेथड डेवलप करना बहुत जरूरी है कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकें कि इसमें माइक्रोप्लास्टिक है।
The aim is to develop and validate analytical methods for detecting micro and nanoplastic in various food products as well as assess their prevalence and exposure levels in India. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में तैयार करेंगे अबाउट द माइक्रोप्लास्टिक्स. ठीक है, वेरी सून हम इसको मेन स्कोर 50 प्लस में कवर करेंगे. 2% ऑफ सॉरी 12% है, वो थोड़ा सा कट गया यहाँ पे. 12% ऑफ द टेस्टेड स्पाइस सैंपल्स फेल क्वालिटी. अब आपको याद होगा सिंगापुर हांगकांग ने हमारे यहाँ से एमडीएच और एवरेस्ट के जाने वाले मसालों को बैन कर दिया था. इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं. अब जब तब जाकर हमारे यहाँ पर थोड़ी सी नींद खुली इंडिया की, और इन्होंने भी टेस्ट किए अपने यहाँ के स्पाइस और कहा कि 12% जो सैंपल्स हमने टेस्ट किए दे फेल्ड द क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. Nearly 12% of Indian spice samples tested failed to meet quality and safety standards. Several countries earlier taken steps over contamination risk, especially MDH and एवरेस्ट के मसाले जो आते हैं. ठीक है, हांगकांग ने सस्पेंड कर दी थी सेल. ब्रिटेन ने भी कंट्रोल करने को कहा था, इस पे और ज्यादा टाइट कंट्रोल कर दिया था कि इंडिया के मसाले सेफ नहीं है. न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने हमारे अगेंस्ट काफी एक्शन लिया था. इंडिया द बिगेस्ट एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. एक्सपोर्टर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, बट एज वेल एज कंज्यूमर्स भी हैं. ये सब फालतू के टॉपिक्स हैं, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. अब आज के न्यूज़पेपर मैंने यूजलेस इसलिए कहा था क्योंकि आज माइग्रेंट को लेकर बहुत सारी चीजें आई हैं. ठीक है, ये आर्टिकल माइग्रेंट्स पर है, ये भी माइग्रेंट्स पर है. दिस इज ऑल्सो ऑन माइग्रेंट्स, दिस इज ऑल्सो ऑन माइग्रेंट्स, दिस इज ऑल्सो ऑन माइग्रेंट्स एंड दिस इज ऑल्सो ऑन माइग्रेंट्स. तो इसको लेकर मैं आपके साथ एक टॉपिक बहुत डिटेल में पहले कवर कर चुका हूं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू गिग वर्कर्स. और इसको लेकर राजस्थान ने लॉ बनाया, कर्नाटका ने बनाया, और वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी इन डिटेल गिग वर्कर्स के बारे में. आज हम माइग्रेशन को एज अ टॉपिक इसके बेसिक्स जान लेते हैं, जो कि आपके स्टैटिक सिलेबस का भी पार्ट है और करंट का भी. आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक भी देखूंगा और थोड़ा सा हम इस करंट की बात करेंगे. बाकी उन आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे काम का हो. तो बेसिक समझ लेते हैं. होते कितने टाइप के माइग्रेशन? इंटरनल माइग्रेशन हो सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल. एक्सटर्नल तो वो फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री. इंटरनल यानी कि हम विद इन कंट्री ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे रूरल टू अर्बन, राइट, या फिर इंट्रा स्टेट, एक स्टेट में ही वाराणसी टू इलाहाबाद, इंट्रा स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट हो सकता है, बिहार टू महाराष्ट्र, राइट. अब ये इंटरनल माइग्रेशन कई वजह से चलता है. पुल फैक्टर्स भी होते हैं काफी सारे, जैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं दूसरे शहरों में, अच्छा पे इनकम वगैरह मिल जाता है. ठीक है, एक मोमोज जो बिहार में बेच रहा है जो दिल्ली में बेच रहा है उसमें फर्क है. ये दिल्ली वाला ज्यादा कमाएगा क्योंकि लोग ज्यादा है यहाँ पर, कंजम्पशन ज्यादा है, लोगों की लाइफस्टाइल वैसी है कंज्यूमरिस्ट टाइप की. ठीक है, सिमिलरली एक ऑटो वाला वहां जो चार्ज करेगा उससे कहीं ज्यादा वो महाराष्ट्र में चार्ज करेगा. तो काफी सारे पुल फैक्टर होते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं. एज वेल एज कई बार पुश फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप मराठवाड़ा रीजन में जाएंगे, बुंदेलखंड रीजन में जाएंगे, तो वहाँ पुश फैक्टर्स काफी ज्यादा हैं कि लाइफ यहाँ पे बहुत मुश्किल है. कई बार वाटर स्कैरसिटी है कई जगहों पर, कई बार जॉब्स नहीं है तो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, कई बार अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है बच्चों को तो वो दूसरी तरह माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे स्मॉल टाउन से कैपिटल सिटी एंड सो ऑन. ठीक है, उसी तरीके से फोर्स माइग्रेशन होता है कई बार नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे आज वायनाड में आया हुआ है. ठीक है, उत्तराखंड में काफी सारे डिजास्टर्स आते रहते हैं. हिमाचल एक रिस्की प्लेस है इसी के लिए. तो नेचुरल डिजास्टर, परसिक्यूशन की वजह से कई बार, ये अभी तक इंडिया में तो इस तरह की चीजें नहीं देखी हमने, परसिक्यूशन की वजह से भी लोग मूव करते हैं. फोर्स माइग्रेशन, टेम्परेरी माइग्रेशन हो सकता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे आप अपनी स्टडीज के लिए जाते हो, ये दैट इज ऑल्सो, या टेम्परेरी जॉब्स के लिए जा रहे हो. ये सीजनल इन नेचर होती हैं, जैसे बिहार यूपी से काफी सारे लोग आते हैं सीजन के टाइम वर्क करने पंजाब के फार्म्स में, उसके बाद चले जाते हैं वापस. राइट, उसी तरीके से परमानेंट भी हो सकता है, जैसे किसी की अच्छी वेल स्टैब्लिश वेल सेटल्ड जॉब है तो वो फिर परमानेंट भी वहां रह सकता है, जैसे कई लोग मुंबई में. ठीक, उसी तरीके से रिवर्स माइग्रेशन, जैसे अब जैसे जब जॉबलेसनेस अर्बन एरियाज में और ज्यादा बढ़ती है तो इंसान सोचता है कि मैं गाँव चला जाऊँ. ठीक है, वहां कम से कम मनरेगा में काम कर लूंगा, यहाँ तो शहर में तो कुछ नहीं मिल रहा है. ठीक है, उसी तरीके से कई बार स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि यहाँ पे तो जॉब उतनी अच्छी मिल नहीं रही, तो मैं अपना होम टाउन जाकर वापस से कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ. ठीक है, या एक एज के बाद कई बार जो ओल्ड पीपल होते हैं दे ऑल्सो थिंक कि इस शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से सब दूर चलते हैं, वैसे पेंशन के भरोसे जी रहे हैं, ज्यादा आती नहीं है, तो हम अपने स्मॉल टाउन वापस चलते हैं आप. ठीक है, वहां सुकून से रहेंगे. तो ये चार तरह के मेजर हमें देखने को मिलते हैं माइग्रेशन. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर माइग्रेशन? सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. पॉलिटिकल रीजंस, अब जरा थोड़ा सा खुद सोच के देखो. ठीक है, पुश फैक्टर्स,
पुश फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? पॉवर्टी हो सकता है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने वहां के नेचुरल रिसोर्स को ही पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया है, नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्ट, राइट। ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स बनते हैं आपके, ठीक है। पॉलिटिक्स पुल पुश फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स की बात करें तो हाई वेज मिल सकते हैं आपको सिटीज में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर होती हैं, कई बार आपकी वर्किंग कंडीशन भी कंपैरेटिवली बेटर होती है। अब इमेजिन कीजिए बिहार या बंगाल में चल रहा है किसी ब्रिक किल्न को, ठीक है, ईंट के भट्टे, तो एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन यहाँ आओगे बड़े शहरों में फैक्ट्रीज में काम करोगे फिर भी थोड़ी सी बेटर मिलेंगी, राइट। तो वो पुश पुल फैक्टर हो गए। सॉरी, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए यहाँ पे, ये दोनों इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और था। पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि बांग्लादेश में आज देख रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कई बार सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। इंडिया में भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जैसे हमारे इधर है मध्य प्रदेश में एक कंजर कम्युनिटी है, वो सिर्फ चोरी करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। उनका सीधा स्टैंड होता है हमने यही आता है, हम और कुछ करना भी नहीं चाहते, पुलिस के साथ साठगांठ रहती है, ठीक है। तो कई बार वहां से फार्मर माइग्रेट कर जाते हैं कि यार छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे तो कभी वो लोग आपकी मोटर पंप चोरी कर ले जाते हैं, कई बार जनरेटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, आपके कैटल्स, ये सब चोरी कर ले जाते हैं। इस तरह की चीजें कई जगहों पर हैं। फिर कई जगहों पर परसिक्यूशन, जैसे किसी कंट्रीज में स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में रिलीजन के नाम पे, एथनिसिटी के नाम पे, पॉलिटिकल व्यूज के नाम पे आपके साथ परसिक्यूशन होता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ, ठीक। कई बार सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट से काफी लोग निकल आते हैं, यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट की वजह से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बिजनेस नहीं हो पाता, एक्सटॉर्शन रैकेट चलते रहते हैं, तो इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट से भी परेशान होकर वो लोग निकल आते हैं, राइट। तो ये सब पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। सोशल कल्चरल फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो सब आप जानती हैं, मैरिज की वजह से, विमेन का तो 90% जो माइग्रेशन है वो मैरिज की वजह से ही होता है, ठीक है। कास्ट फैक्टर, कई बार जैसे अभी राहुल गांधी से एक लेडी जब मिली थी, उन्होंने कहा था कि इस गांव में हम 3 ही दलित परिवार हैं, मोस्टली यादव एंड ठाकुर हैं, एंड दे डोंट लेट अस वियर दी स्लीपर्स, वो चप्पल नहीं पहनने देते। फिर तब राहुल गांधी ने उन्हें अपने हाथों से चप्पल पहनाई थी, ठीक है। तो कास्ट इस तरह का भी जब कास्ट मार्जिनलाइजेशन वगैरह आपके साथ होता है तो फिर आप वहां से माइग्रेट करना पसंद करते हो कि इस गांव से या इस जगह से हम थोड़ा सा निकल जाते हैं। सिमिलरली रिलीजन के नाम पर भी कई बार होता है कि जैसे तमिलनाडु में 70% पॉपुलेशन हो गई है गांव में मुस्लिम्स की, तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि यहाँ पे हिंदू पूजा नहीं होनी चाहिए मंदिरों में, इसकी आवाज से हमें डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और वहां की डीएमके गवर्नमेंट ने मान भी लिया था। तो इस तरह की वाहियात इश्यूज की वजह से भी कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं। कल्चरल फैक्टर, कई बार लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे जैसे आई वॉज इन गुजरात, ओके, एंड वहां पे हमने क्लियरली ये फील किया कि वहाँ बिहारियों के अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे एक बिहारी ने आके वहां पर अपना स्टॉल लगा लिया था, एंड फिर जो शॉपकीपर्स थे उन लोगों ने उसको जबरदस्ती पे मार के भगा दिया था कि नो, नॉट अलाउड, तुम लोग यहाँ पे आके सस्ता बेचोगे और फिर हमारी शॉप पे ग्राहक नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियल लाइफ में हमने देखा जहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी यूनिवर्सिटी के पास, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि कई बार आप एक पूरी सोसाइटी में अगर मान लो गुजराती रह रहे हैं, तो वहां पर एक बिहारी या बंगाली उतनी अच्छे से एसिमुलेट नहीं हो पाता है, या कई बार उसको होने नहीं दिया जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, राइट, वाटर स्कैरसिटी, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा एंड सो ऑन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जैसे आपके बद्रीनाथ, जोशीमठ और उन जगहों पर हुआ, राइट। और डिस्प्लेसमेंट बाय प्रोजेक्ट्स, जैसे कहीं पे डैम बन रहा है तो फिर वो एक नहीं कई गांव खाली करवाने पड़ते हैं। ट्रेंड्स इन माइग्रेशन, अब मैं इस ट्रेंड को उतना ज्यादा, देखिए मेंस में पूछा जाता है तो ट्रेंड भी पूछे जाते हैं, बट द फैक्ट इज कि हमारे पास जो डेटा है वो 2011 के सेंसस का है अभी तक। हम 2024 में 2011 का सेंसस पढ़ें तो खुद भी पढ़ने में थोड़ी सी शर्म आती है, बट ठीक है, अब जो है सो है, देखते हैं। इंडिया हैज 45 करोड़ माइग्रेंट्स इन 2011, दैट इज 38% ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, जो एक बॉर्न कहीं और हुई थी और कहीं और चल गई। 99% जो होते हैं मोस्टली वो इंटरनल माइग्रेंट्स ही हैं, यानी विद इन द कंट्री। जस्ट 1% हैं जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ आए हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ नेपाली आते हैं काफी सारे, म्यांमार के भी आए हुए हैं अब तो। 21 करोड़ रूरल माइग्रेंट्स विच फॉर्म 54% ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। इंट्रास्टेट माइग्रेंट ऑलमोस्ट 80% है, ठीक है। यूपी बिहार लार्जेस्ट सोर्स है इंटरस्टेट माइग्रेशन का, एंड महाराष्ट्र दिल्ली आर लार्जेस्ट रिसीवर, सबसे ज्यादा यहीं पर आते हैं। मेजोरिटी दैट इज 70%,
70% जो इंटरस्टेट माइग्रेशन है इट इज ड्यू टू रीजन ऑफ मैरिज एंड फैमिली, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको विमेन के केस में बताया। ये हमारे काम का है, इवन किम जोंग उनको भी पसंद आएंगे। मैशर्स लिए हैं हमने काफी सारे। फर्स्ट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में मैं आपके साथ टॉपिक कर चुका हूँ, चारों कोड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसमें हमने काफी सारे बेनिफिट्स का ध्यान रखा है अबाउट दिस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, उनको इंश्योरेंस के भी प्रोविजंस रखे गए हैं उसमें और प्रोविडेंट फंड के भी। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम हो जाता था कि आप अगर बीपीएल के हो तो आपको वहां जहां से आप आए हो वहां तो आपको मिल जाता था राशन, बट यहाँ नहीं मिलता था, दूसरे शहर में आके फिर आपको यहाँ मार्केट प्राइस से परचेज करना पड़ता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लेकर आई, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। इट गिव्स हाउस होल्ड बेनिफिटिंग फ्रॉम पीडीएस मोर चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज विच फेयर प्राइस शॉप दे कैन गेट देयर राशन फ्रॉम। एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स बाय नीति आयोग। यहाँ पे राइट बेस्ड अप्रोच लिया गया है ताकि उनको एक कलेक्टिव एक्शन दिया जाए माइग्रेंट्स को बार्गेनिंग करने का। रिमोट वोटिंग, ये एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था इसने, इलेक्शन कमीशन ने, कि क्या रिमोट वोटिंग पॉसिबल है इंडिया में, ठीक है, टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। क्योंकि इनकी वोटिंग तो हो नहीं रही है तो वहां के लोकल जो एमएलए भी होते हैं वो इसका ध्यान नहीं देते कि तुम लोग वोट तो देना नहीं है हमें, ठीक है, वोट तो दे नहीं सकते तुम हमें, तो हम तुम्हारे कंसर्न को इतना क्यों ध्यान दें, राइट। तो ये जरूरी भी है कि हम कुछ इस तरह का प्रोविजन डेवलप करें कि ये लोग भी वोटिंग कर पाए, ठीक, फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन फॉर वोटिंग देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अगर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे सकें तो एटलीस्ट वहां के जो एमएलए एमपी होंगे उनका भी एक कंसर्न रहेगा कि हमें अगर जैसे तमिलनाडु में न्यूज चली थी कि बिहार के माइग्रेंट्स को पीटा जा रहा है, गुजरात में हुआ था एक टाइम पर, ठीक है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो एटलीस्ट फिर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इनके कंसर्न्स को रेज करना। कोविड-19 टाइम हमने काफी सारे रिलीफ मेजर्स लिए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ई श्रम पोर्टल बनाया गया था ताकि डेटाबेस रखा जाए माइग्रेंट वर्कर्स का, कौन से स्टेट से जा रहे हैं और किस स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कल को अगर वो जैसे लापता हो जाते हैं, उनके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो डेटाबेस रेडी हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, और वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया तो आप कहीं भी अवेल कर सकते हैं इसको। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक माइग्रेंट जो रेडी लगा रहा है सड़क किनारे वो एक फ्लैट लेके रह पाए अपनी फैमिली के साथ, नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें जरूरत है हम अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसेस कॉम्प्लेक्स बनाएं, वन रूम किचन टाइप, aimed at providing the affordable rent to migrants near their workplace। एंड गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द रिटर्नी, जो लोग वापस आए थे कोविड के टाइम, जैसे महाराष्ट्र में रह रहे थे वापस आए, ठीक है, तो उनको कहाँ जॉब देनी है उसके लिए भी हमने ये बनाया था। डार्क पैटर्न, सी डार्क पैटर्न में ऑलरेडी आपके साथ पूरा का पूरा एक वीडियो करा चुका हूँ मेंस 450 प्लस में, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहां पे मिल जाएगा एक कंप्लीट वीडियो ऑन डार्क पैटर्न, या मैं इसको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, देख लीजिएगा। कोलकाता पोर्ट, ये एक बहुत बड़ा हिट रहा है क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट सर्विस शुरू की थी चाइना के लिए, कोलकाता टू डायरेक्ट चाइना। कोलकाता जो पोर्ट था उसी का नाम बदल के अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। इट रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, डायरेक्ट वीकली शिपिंग सर्विस टू चाइना विच रिड्यूस द कॉस्ट एज वेल एज ट्रांजिट टाइम, क्योंकि इनमें दो ही चीजें मैटर करती हैं, कॉस्ट कितनी आ रही है और ट्रांजिट टाइम कितना लग रहा है। इट रिड्यूस द कॉस्ट टू कस्टमर एंड कट डाउन द ट्रांजिट टाइम फ्रॉम 45 डेज टू जस्ट 15 डेज। अब हमारे शिप से ज्यादा घूम के नहीं जाना पड़ रहा है, कोलकाता से डायरेक्ट चाइना जा रही है और इतना ज्यादा ट्रेड भी होता है हमारा चाइना के साथ कि इसको वीकली से भी बढ़ाना पड़ेगा। हमास ने रिजेक्ट कर रखा है कि हम ये प्रपोजल नहीं मानते क्योंकि इसराइल दो चीजें डिमांड कर रहा है। फर्स्ट इज कि हमें मिलिट्री प्रेजेंस दी जाए अलोंग दी गाजा इजिप्ट बॉर्डर, ठीक है, और दूसरा कि गाजा और इसराइल के बीच में एक बाइसेक्टिंग लाइन बनाई जाएगी जहां पर इजरायली फोर्सेस सर्च कर सकती हैं पैलेस्टीनियंस को जो अपने घर रिटर्न कर रहे हैं ताकि मिलिटेंट्स वापस ना आ पाए, ठीक है, अभी तो भाग गए मोस्टली इधर उधर, तो ये लोग वापस ना आ पाए गाजा में, उसके लिए ये दो डिमांड है, बट हमास इसको एग्री नहीं कर रहा है। इस रीजन को याद रखिएगा, रशिया कुर्स्क रीजन, ये यूक्रेन असॉल्ट कर रहा है वहां पे उसको। दूसरा, पोलैंड सीक टू कंटेन टॉक्सिक एल्गी। अब इस टॉक्सिक एल्गी के बारे में बस एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज किया जाता है इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ओके। रिवर ऑर्डर की ट्रिब्यूटरी है वहां पर फैला है ये, इसका नाम है गोल्डन एल्गी। The main cause of golden algae growth is saline water discharge by mining industry into the river। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री से जो डिस्चार्ज होता है एफ्लुएंट वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है।
नो, वियतनाम यूएसए के क्लोज जा रहा है। अभी वियतनाम ने फिलीपींस के साथ एक एक्सरसाइज भी की थी, ठीक है, और फिलीपीन और वियतनाम दोनों चाइना को काफी आंखें दिखाते हैं क्योंकि दोनों के पास यूएसए का सपोर्ट है। बट एट द सेम टाइम वियतनाम को जरूरत पड़ती है चाइना की भी, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट चाइना कर सकता है उसके देश में और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइना पर काफी सारा डिपेंड भी है, तो ये दोनों तरफ अपने रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। बट एट द सेम टाइम ये फिलीपीन और यूएसए के थोड़ा क्लोज भी रहता है ताकि चाइना ज्यादा आंखें ना दिखाए। A Vietnamese Coast Guard ship recently took part in joint drills in the Philippines, which had a series of violent encounters with China over contested territory in South China Sea. और South China Sea मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी विथ मैप। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। और ज्यादा कुछ था नहीं आज न्यूज में, सिर्फ हमने लेटरल एंट्री को थोड़ा डिटेल में जानना था और माइग्रेंट्स माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानना था, ठीक है। सो नॉट मच वॉज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूज। कुछ आप में से कोई कह रहा था कि न्यूज़पेपर का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लेंथी हो जाता है, ठीक है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि यही चीज़ अगर मैं आपको अलग से 450 प्लस या ब्रेनस्टॉर्मिंग में कराऊंगा तो फोकट में आपको उसके लिए पे भी करना पड़ेगा अलग से, और फिर इतना बार बार दिन भर कितने वीडियो देखोगे यार। ओके, सो न्यूज़पेपर को ही हम जितना ज़्यादा हॉलिस्टिक बना सकते हैं उतना हॉलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप कभी न्यूज़पेपर ना भी सुन पाओ, आपको लेंथी लग रहा है, तो एटलीस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रीड जरूर कर लेना, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।